हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू योर पीवाईक्यू सीरीज। और यहाँ आप लोगों ने ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो गाइस ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ये अपना ग्रेविटी सर्कल का नया चैनल है जिस पर हम लोग शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, स्ट्रेटेजी रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की स्टडी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब उस शॉर्ट चैनल पर जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना और उसको सबके साथ जरूर शेयर करना। ये चैनल तो तुम लोग करते नहीं हो, सोचते हो कि इतना अच्छा अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे दोस्त लोग भी टॉप कर जाएंगे। तो ठीक है, ये चैनल मत शेयर करो, लेकिन शॉर्ट्स तो चैनल शेयर कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। गुड, चलो तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोर्ड क्वेश्चन है ये। असर्शन कह रहा है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है और हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, ये स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें फिनॉल का हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? ये बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, अंदर अंदर ही सब हो गया। लेकिन ये जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें आपका ये जो पर्टिकुलर एक नाइट्रो ग्रुप होता है, ये पर्टिकुलर जो आपको नाइट्रो ग्रुप होता है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब आपके सामने यहां पर एक और ऐसा इस तरीके का नाइट्रो और फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। ये देखो N डबल बॉन्ड O और ये O। अब इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर एक नाइट्रोफिनॉल ने दूसरे नाइट्रोफिनॉल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। अब इंटरमॉलिक्यूलर होने की वजह से क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ लिया, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको कंपैरेटिवली हाई मिलेगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको लो मिलेगा। राइट? तो असर्शन इज बिल्कुल करेक्ट। असर्शन 100% सही कह रहा है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। ये वाला जल्दी वेपोराइज हो जाएगा तो ये अलग निकल जाएगा और ये चेंबर में ही पड़ा रह जाएगा। अब जरा इसका रीजन पढ़ते हैं, क्या ये रीजन सही बोल रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है ऑर्थो आइसोमर एसोसिएट थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल पैरा आइसोमर एसोसिएट थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट लिखा सही है, बस इसने जगह बदल दी। हम सब जानते हैं ऑर्थो के अंदर इंटरा होता है और पैरा के अंदर इंटर होता है, लेकिन इसने बोला कि पैरा के अंदर इंट्रा होता है और ऑर्थो के अंदर इंटर होता है, मतलब कि ये गलत है। मतलब रीजन इज रॉन्ग, योर रीजन इज रॉन्ग बट योर असर्शन इज करेक्ट। तो आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा उसमें आप ये चूज करेंगे दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चंस कुछ नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करिएगा भाई? क्लियरली विजिबल है कि फंक्शनल ग्रुप यहां है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, तीसरे कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम हो जाएगा इसका? हम लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 3,3, क्योंकि तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल के ग्रुप है, इसलिए डाइमिथाइल। 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन, और पहले कार्बन पर अल्कोहल है इसलिए 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। दूसरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यहां पर है और डबल बॉन्ड यहां पर है, तो एज पर हमारा क्लास 11th का नंबरिंग रूल, जब कभी भी आपके दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ एक पर्टिकुलर कंपाउंड में होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल, डेफिनेटली अल्कोहल इज प्रेफरेबल। तो अल्कोहल के प्रेफरेबल होने की वजह से मुझे नंबरिंग कैसे शुरू करनी पड़ेगी? मुझे यहां से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर यहां 1 2 3 करता तो 4th कार्बन पर OH आ जाता, तो कार्बन को चौथा नंबर मिलना चाहिए कि तीसरा छोटा है, तो हम ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 4 5 और 6। तो अब टेक्निकली इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्सेन, फिर यहां पर एक लगाएंगे सिंगल डैश, फिर हम लगाएंगे 4, फिर हम लिखेंगे इन, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे डैश,
फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 3 और फिर हम लगाएंगे ओल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि अल्कीन फैमिली का मेंबर हो गया है। अल्कीन फैमिली का मेंबर इसलिए हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये हेक्स N4 3 ओल, 4 इन 3 ऑल हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पर मैंने हेक्सेन लिखा है, अगर आप इसको हेक्स करके लिखोगे, हेक्स 4 इन 3 ऑल, तो भी करेक्ट है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब कभी भी आपका फंक्शनल ग्रुप किसी एलिफेटिक चेन से कनेक्टेड है और वो एलिफेटिक चेन आपके एक बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है, तब रूल ये कहता है कि ये चेन बन जाएगी आपकी पेरेंट चेन और ये बेंजीन कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे कनेक्टेड है, और ये 2 हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा नाम के पहले आता है, तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे 2 फिनाइल। 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन, और पहले नंबर पर ओल है इसलिए इथेनॉल। इथेन क्योंकि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो एग्जामिनर के माइंड पे, तो फिर आपको इथेन 1 ऑल लिखना चाहिए। सामने वाला सोचेगा भाई साहब इसको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का कीड़ा है, इसको सब आता है। चलिए अगला कंपाउंड, अगला क्वेश्चन भी नोमेनक्लेचर के ऊपर ही बेस्ड है। अब यहां पर आप देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक मुझे अल्कोहल नजर आ रहा है और एक मुझे C2H5 नजर आ रहा है। मतलब टेक्निकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि ईथर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमेशा प्रीफिक्स में आता है। ईथर हमेशा अल्कोक्सी नाम से, ईथर हमेशा एल्कोक्सी के नाम से प्रीफिक्स में आता है, और अल्कोक्सी के बाद में अल्केन लिखना पड़ता है। जितने कार्बन की चेन है वैसा अल्केन लिख दो, अल्कोक्सी अल्केन। अब क्योंकि यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है और ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है, मतलब पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब क्योंकि ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो मुझे ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये भी आ जाए और लॉन्गेस्ट चेन भी हो जाए। तो देखो मेरे हिसाब से तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये बन रही है 3 कार्बन की। इसमें पहला कार्बन ये मान लो, दूसरा कार्बन ये मान लो, तीसरा कार्बन ये मान लो। दूसरे कार्बन में तुम्हारा OH जुड़ गया और दूसरे कार्बन में तुम्हारा ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा ना, क्योंकि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया OH। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो सेकंड नंबर वाले कार्बन पर हम लिखेंगे 2 एथॉक्सी। सर एथॉक्सी क्यों? एथ मतलब 2 कार्बन की चेन, C2H5, एंड ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो तुम्हारे ईथर को अल्कोक्सी क्यों बोला जाता है? ईथर्स को एल्कोक्सी बोला जाता है ना, तो एल के मतलब अल्काइल ग्रुप, एन ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अभी अल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन की चेन हो वो यहां पर यूज कर लो, तो हो जाएगा 2 एथॉक्सी। 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, और प्रोपेन के सेकंड नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है इसलिए प्रोपेन 2 ऑल, 2 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब सेम नीचे वाला कंपाउंड भी मुझे दिख रहा है। यहां पर मेरे पास में 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3 4। ये C2H5 मतलब CH3CH2। जिन बच्चों को इससे कंफ्यूजन होता है ना, CH2 CH3 से, आप इसको ऐसे इमेजिन किया करो, CH2 और उससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारी 4 कार्बन की चेन हो गई। अब आप नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? जहां से ये अल्कोक्सी ग्रुप को छोटा नंबर मिले। सो डेफिनेटली 100% में इसको 1 बोल के, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं। तो अब हमारा ये कौन से नंबर वाले कार्बन पर आ गया? अगेन 2 नंबर वाले कार्बन पर आ गया, और ये हो गया 2 इथॉक्सी। अब यहां पर ये 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन है, कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। बट अब क्या करें? ईथर हमेशा प्रीफिक्स में आता है, सफिक्स में आता ही नहीं, तो हमारी कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन इज ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नोमेनक्लेचर है, और ये नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। आप यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, या तो इसको 3 बोलेंगे या इसको 3 बोलेंगे। उसको 3 बोल लो, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और ये वाला कंपाउंड, नीचे वाला कंपाउंड देखो और इसके पहले वाला कंपाउंड देखो, बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल सेम है, यानी ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन की यूटिलिटी है। ये क्वेश्चन आपका 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, रिपीटेड क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहां आनंद आएगा तुमको। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो।
अब टेक्निकली इस क्वेश्चन में अगर मैं C2H5 की बात करूं तो जरा इसको अब एक्सपैंड करके लिखना सीखो। यहां पर इन लोगों ने हमको एक्सपैंड ना करके फंसा दिया। अब टेक्निकली बच्चा उसको C2H5 समझ से, कुछ लोग इसको इथाइल सब्स्टिट्यूएंट समझ लेते हैं, लेकिन भाई उसको तुम इथाइल सब्स्टिट्यूएंट समझ तो रहे हो पहले, लेकिन लंबी कार्बन की चेन तो चूज कर लो। अब जब मैं लंबी कार्बन की चेन चूज करने निकलूंगा तो ये मेरी सबसे लंबी कार्बन की चेन हो गई। देखो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा क्योंकि मेरे सेकंड नंबर वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो मेरे लिए अच्छा है। यहां से शुरू करता तो चौथे कार्बन पर आता, बिल्कुल गलत बात हो जाती। अब तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। अब इस कंपाउंड को मैं नाम क्या दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नॉमेनक्लेट करते हैं। अगेन नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब यहां पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, एक ब्रोमीन है, एक अल्कोहल है। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और अल्कोहल में अल्कोहल को, अल्कोहल और हेलोजन में अल्कोहल को। हेलोजन तो हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, जिस प्रकार ईथर प्रीफिक्स में आते हैं हेलोजन भी प्रीफिक्स में आते हैं, तो प्रीफिक्स वालों को प्रीफिक्स पे ही रखना, अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी अल्कोहल हमारा राजा है। तो 1 2 3, या तो इसको 4 बोल लो या इसको 4 बोल लो। राइट नाउ मैं इसको 4 बोल लेता हूं। अब इसका नाम क्या होगा, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, सो इट विल बिकम 2 ब्रोमो। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, नहीं 2 ब्रोमो के बाद आप यहां पर लिखेंगे 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन 1 ऑल। तो इसका नाम देखो ऐसा है, ये इसका नाम नहीं, इसका पूरे जिले का नाम है ये, इसको जिला घोषित कर देना चाहिए हमको, इतने नाम आ गए। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, फिर तीसरे कार्बन पर मिथाइल इसलिए 3 मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने पड़ते हैं हम लोगों को, तो हमने पहले यहां पर सब्स्टिट्यूएंट डाल दिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और 1 ऑल, पहले नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए अगेन आप देखो ये कुछ नहीं है, CH3 है। अब आप देखो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। रूल कहता है कि अगर आपके बेंजीन पर एक CH3 लगा है तो बेंजीन पेरेंट, अगर आपके बेंजीन पर 2 कार्बन जुड़े CH2 CH3 तो भी बेंजीन पेरेंट, लेकिन अगर तुम्हारे बेंजीन पर 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन है तो बेंजीन पेरेंट नहीं बन सकता। उसके अलावा अगर तुम्हारे बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन या फंक्शनल ग्रुप वाला एक भी कार्बन आ जाए तो भी बेंजीन कभी पेरेंट नहीं बनेगा। तो यहां पर क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन पेरेंट नहीं बनेगा। लेकिन नंबरिंग कहां से करोगे, अब नंबरिंग मुझे ऐसी करनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, और अगर मैं यहां से इसको नंबरिंग कर दूं तो ये नंबरिंग के हिसाब से मेरे बेंजीन को तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 1, 2 और 1 में भी छोटा कौन है, 1, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया। तो कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले नंबर वाले कार्बन पर फिनाइल, क्योंकि बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है फिनाइल। सो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 नहीं प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, 2 फिनाइल प्रोप 1 इन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए, अरे बाप रे बाप, मतलब आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो चीज कि टेक्निकली कितने सारे क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर क्या है अल्कोहल फिनॉल ईथर से। देखो पूरी लिस्ट आ गई अब तो भाई। चलो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, चलिए तो ब्यूटेन 2 ऑल के लिए 1 2 3 और 4 कार्बन CH3, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल जोड़ना पड़ेगा इसलिए ये CH CH2 CH3, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सर आपने हाइड्रोजन पहले क्यों लगा दिया, अरे बच्चा कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसा लिख लो CH3 CH OH
CH2 CH3, ये तुम्हारा हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। अब ब्यूटेन 2 ऑल के साथ साथ ये कह रहा है 2 मिथाइल, मतलब सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ही हमारे, मतलब सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ही एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, और इसीलिए हमें यहां पर CH3 यहां भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये हमने लगाया बेंजीन का रिंग, ये हो गया आपका फिनाइल। फिर यहां पर प्रोपेन 2 ऑल, तो यहां पर मैंने कर दिया CH2, यहां पर मैंने कर दिया CH, इससे मैंने जोड़ दिया OH, और यहां मैंने कर दिया CH3। तो ये 1 2 और 3 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 और 3 कार्बन की चेन हो गई। सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और पहले नंबर वाले कार्बन पर बेंजीन का रिंग आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। अच्छा, मतलब 3 अल्कोहल है। तो सबसे पहले अपन 3 और 3 6 कार्बन बना लेते हैं। अब पहले नंबर वाले कार्बन पर, अब अपन पहले नंबर वाले कार्बन पर एक OH जोड़ देते हैं, फिर 1 2 तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक OH जोड़ देते हैं, और एक पांचवें नंबर वाले कार्बन पर OH जोड़ देते हैं। अब 1 2 3 तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल जोड़ देते हैं, 4 और 5 पांचवें नंबर वाले कार्बन पर भी मिथाइल जोड़ देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 3,5 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन और ट्राइऑल। ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये कार्बन ही रहेगा, ये CH2 हो जाएगा, ये कार्बन ही रहेगा, और ये CH3 हो जाएगा। ये तुम्हारा तीसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, चलिए चौथे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। 2,3 डाइइथाइल फिनॉल। अब देखो, जैसे वर्ड फिनॉल आया मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने फिनॉल बना दिया OH, और डेफिनेटली जिस कार्बन पर OH लगेगा वो पहला कार्बन है। अब दूसरे कार्बन पर इथाइल है, यानी C2H5 है, और तीसरे नंबर वाले कार्बन पर भी इथाइल है, यानी C2H5 है। तो ये हो गया तुम्हारा 2,3 डाइइथाइल फिनॉल। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं C2H5O, ये मेरा इथॉक्सी हो गया। अब प्रोपेन मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा CH2 और CH3, दैट इज योर प्रोपेन। सर आपने ये C2H5 इस कार्बन से क्यों जोड़ा, इससे क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो कह रहा है 1 इथॉक्सी, यानी पहले नंबर वाले कार्बन पर हमारा इथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो दिस इज 1 इथॉक्सी, और इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड, मिथ इथ, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलिए छठे नंबर वाले कार्बन की तरफ अगर हम लोग चले, छठे नंबर वाला कार्बन नहीं, सॉरी, नोमेनक्लेचर के साइड इफेक्ट दिमाग में घुस चुका है मेरे। छठे नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चले, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो वापस से मैं इथॉक्सी बना देता हूं C2H5O। अब ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर कनेक्टेड है, मतलब एक CH3 मुझे यहां लगाना पड़ेगा, एक CH2 मुझे यहां लगाना पड़ेगा, नहीं एक CH यहां लगाना पड़ेगा, और एक बॉन्ड इधर से निकालूंगा। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मुझे मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे नंबर वाले कार्बन से आपका इथॉक्सी जुड़ गया, ये तीसरा कार्बन, और तीसरे नंबर वाले कार्बन से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, और पेंटेन CH2 CH3, ये चौथे नंबर वाला कार्बन, और ये पांचवें नंबर वाला कार्बन। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, अब जरा नोट कर लो यार, ये इसकी जगह नहीं बच रही है बोर्ड पे। हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं, जरा फटाफट लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 सेकेंड नंबर वाला इथॉक्सी, हाँ ये यहां तक हो गया है। अब साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल से हम आगे बढ़ेंगे, बट पहले जरा इतना नोट तो कर लो यार फटाफट। डन, आई एम रबिंग दिस, ओके। चलो मैंने इसको मिटा दिया। अगर कोई बच्चे से लिखना रह गया हो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, यह सुविधा अपने पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, अच्छा साइक्लोहेक्साइल मतलब समझ रहे हो, साइक्लोहेक्साइल YL मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, एंड मीथेनॉल मतलब CH2OH, दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका फंक्शनल ग्रुप
जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन किसी इस प्रकार के साइक्लिक या एरोमेटिक बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये मीथेनॉल हो गया, और ये मीथेनॉल में ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये कार्बन से एक साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई 6 कार्बन की, अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए साइक्लोहेक्साइल बोल दिया मैंने। अगला कंपाउंड देखो 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। मतलब सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पेंटेन बनाता हूं 1 2 4 5। अब ये बोल रहा है तीसरे नंबर वाले कार्बन से ओल जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेंटेन 3 ऑल है, और तीसरे नंबर वाले कार्बन से आपकी साइक्लोहेक्साइल रिंग जुड़ी हुई है, यानी वही अनसैचुरेटेड रिंग नहीं लिखना है, पूरी सैचुरेटेड रिंग बनाना है जिसमें 6 कार्बन हो और किसी प्रकार का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। यहां पर आप CH3 लगा दीजिए, यहां CH2 लगा दीजिए, यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहां CH2 लगा दीजिए, यहां CH3 लगा दीजिए। क्लियर। 9th नंबर वाले कार्बन कंपाउंड की तरफ चले, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, यानी कि सबसे पहले मुझे 5 कार्बन की एक चेन बनानी पड़ेगी, यानी 5 कार्बन की चेन बना दी। साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, यानी अगर मैं यहां पर OH लगा दूं तो ये बन गया आपका सबसे पहले नंबर वाला कार्बन, ये बन गया आपके दूसरे नंबर वाला कार्बन, ये बन गया आपके तीसरे नंबर वाला कार्बन, ये बन गया चौथा, और ये बन गया पांचवा। अब आप लोग सब जानते हो अगर 3 in लिखा हुआ है मतलब तीसरा नंबर छोटा होगा, तो तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दूसरे और तीसरे में अगर डबल बॉन्ड होता तो 2 लिखा होना चाहिए था, छोटा नंबर हम हमेशा मेंशन करते हैं। चलिए आखिरी कंपाउंड 10वां कंपाउंड है 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। अच्छा, तो पेंटेन 1 ऑल है, मतलब मैं CH3 लगा दूं, यहां CH2 लगा दूं, नहीं, यहां पर मुझे सबसे पहले OH लगाना पड़ेगा, फिर मुझे पहले कार्बन को CH2 रखना है, दूसरे कार्बन को CH2 रखना है, तीसरे कार्बन को CH रखना है, चौथा कार्बन वापस CH2 रखना है, और तीसरा कार्बन CH रखना है। तो ये मेरा क्या हो गया 1 ऑल, 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। अब तीसरे नंबर वाले कार्बन पर क्लोरोमिथाइल है, तो बेटा क्लोरोमिथाइल का मतलब CH2Cl लगाना पड़ेगा, दिस इज क्लोरो, दिस इज मिथाइल, तो ये हो गया 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। दिस इज योर नॉमेनक्लेचर। आपके 10 के 10 नॉमेनक्लेचर हम लोगों के द्वारा निपटा दिए जा चुके हैं, और इतनी बढ़िया प्रैक्टिस इन PYQs को देखकर आपकी हो चुकी है कि अब आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। चलिए अगला कंपाउंड, अब हम लोग यहां पर कंपाउंड बोल रहा हूं, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं गाइस में? गाइस क्या मैं पागल हो गया हूं? कमेंट सेक्शन में बताना। पढ़ा पढ़ा के क्या मेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? मैं कमेंट बोल रहा हूं, मैं कंपाउंड बोल रहा हूं क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन के नंबर को कार्बन का नंबर बोल रहा हूं, क्या मैं दिमागी रूप से अनस्टेबल हो गया हूं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मस्ती थी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। भाई हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमारे पास में यहां पर फिनॉल आ जाए तो फिनॉल को हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन के साथ ट्रीट करना होता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो यहां पर आपको ब्रोमीन, यहां पर आपको ब्रोमीन और यहां पर आपको ब्रोमीन दिखता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसे इसी तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन कैसा होता है? एक्वस फॉर्म में होता है ना, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? आपको इसका आंसर लिखना था दिस इज ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन को जब आप वाटर में मिला दोगे एज अ सॉल्वेंट तो ये ब्रोमीन वाटर हो जाएगा। तो फिनॉल का जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेन 2 ओन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, CH3 से आपका क्या बन रहा है? CH3 CHOH CH2 CH3। मतलब क्या हुआ? मतलब ये ऑक्सीजन को कहीं से एक हाइड्रोजन मिल गया तो ये OH बन गया, ये कार्बन को भी कहीं से हाइड्रोजन मिल गया तो ये CH बन गया और इनका डबल बॉन्ड खत्म हो गया। मतलब टेक्निकली ये रिएक्शन क्या हो रही है? रिडक्शन। और अगर आपको यहां पर रिडक्शन करना है गाइस
तो रिडक्शन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आप जब कभी भी रिडक्शन करते हैं तो आप यहां पर डालते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आती कहां से है? फ्रॉम प्लेटिनम, या तो पैलेडियम या तो निकल से। तो वी सप्लाई हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन क्या है? दिस इज नथिंग बट द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कीटोन गिव्स यू अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, देख लो, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ब्यूटेनॉल हमारे पास में, अरे सॉरी ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल में ताकि इन्होंने कोई नंबर नहीं लिखा है तो यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन होगा। दिस इज योर ब्यूटेनॉल। अब यहां पर क्या करूं मैं? एसिडिफाइड KMNO4 डाल दूं। ऑक्सीडेशन करना है मेरे को एक्चुअली। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि CrO3, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, तो क्या होता है गाइस? पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट PCC, तो अल्कोहल अल्डिहाइड में बदलता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर बदल जाता है, बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो यहां पर या तो आप KMNO4 डालो, और लिस्ट दे देता हूं, या तो आप एसिडिफाइड KMNO4 डालो, या आप अल्कलाइन K2Cr2O7 डालो, या तो आप Cr2O3 प्लस H2SO4 डालो विच इज कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, ये तीन में से आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल हैज स्मॉलर डायपोल मोमेंट देन मिथेनॉल। देखिए भाई, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा ये कार्बन है, इससे मेरे 3 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं और यहां पर एक OH कनेक्टेड है। अब आप सभी लोग जानते हैं दैट ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जितना ज्यादा ये पार्शियल नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इसका डायपोल मोमेंट होगा। भाई डायपोल मोमेंट इज म्यू मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई बाय D। C इज द चार्ज। अब चार्ज अगर ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, लेट से इसका डेल्टा नेगेटिव -0.9 है, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव +0.9 हो जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और जितना ज्यादा छोटा एटम होगा उतना ज्यादा कार्बन से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। अगर ये बड़ा एटम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी है लेकिन चार्ज इतना ज्यादा है कि म्यू की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? और यहां पर क्योंकि ये एलिफेटिक कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ऐसे कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहां पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन जब आप लोग यहां पर फिनॉल्स की बात करना चाहोगे तो यहां पर फिनॉल का जो कार्बन है, ये फिनॉल का कार्बन sp3 नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। आप लोग सब जानते हो कि जिस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने का मतलब है ये कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के मुकाबले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अब यहां पर इससे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी OH कनेक्टेड होगा वो डेफिनेटली ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इट इज हैविंग अ वेरी लेस पोलैरिटी, इट इज हैविंग अ वेरी लेस पोलैरिटी और वी कैन से लेस डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसके म्यू की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर इसके जो
यहां पर इसके जो यहां लिखना चाहिए मुझे, म्यू का फॉर्मूला होता है C इंटू डी। तो यहां पर एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, क्योंकि रेजोनेंस भी चल रहा है, याद करो ये रेजोनेंस में लोन पेयर ट्रांसफर कर देता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से एक तो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई और इन दोनों के चार्ज की वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट क्योंकि कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देगा, बट उतना नहीं जितना ये sp3 वाला जाने देता है। तो यहां पर क्योंकि sp3 वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा चले जाने देगा, इसलिए इसके डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी आएगी। ये ज्यादा नेगेटिव होगा, ये ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां वाले केस में क्योंकि कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है sp3 के मुकाबले, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ जाने तो देगा बट उतना नहीं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाएंगे तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज उधर क्रिएट नहीं होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज इधर क्रिएट नहीं होगा तो इधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। अब जब ज्यादा चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा तो तुम्हारे चार्ज की वैल्यू भी कम आएगी। फिर ये फिनॉल में रेजोनेंस भी हो रहा होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये इधर आ जाएगा, तो रिंग में एक बार यहां और एक बार यहां नेगेटिव चार्ज घूमेगा, उतनी देर के लिए इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। अब जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो यहां पर इसके डी की वैल्यू भी मोर होगी, तो एक तो डी की वैल्यू भी ज्यादा हो गई, चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा हो गई, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब पोलैरिटी बढ़ गई। लेकिन यहां पर बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाती है और तुम्हारा चार्ज भी छोटा हो जाता है, तो तुम्हारे म्यू यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ही छोटी हो गई, तो पोलैरिटी कम हो गई। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल। अब देखो ईथर्स के अंदर क्या होता है, ईथर के अंदर एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से इस प्रकार कनेक्टेड होता है। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज नो ऑब्जर्वेबल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो यहां पर मान लीजिए अगर तुम्हारे पास में कोई दूसरा अल्कोहल है तो अल्कोहल का ऑक्सीजन और दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन, एक अल्कोहल का ऑक्सीजन और दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके ईथर के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? वी ऑल नो दिस, 100% सबको क्लियर है ये बात? ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर। अब देखिए, अब मान लीजिए तुम्हारे पास में इथॉक्सी इथेन आ जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय इथॉक्सी इथेन? इथॉक्सी इथेन इज C2H5O C2H5, दैट इज इथॉक्सी इथेन। दो कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया और ये पेरेंट चेन से ये इथॉक्सी जुड़ गया। अभी इथॉक्सी इथेन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो वाटर होता है, वाटर के पास तो हाइड्रोजन है और इथॉक्सी इथेन के पास ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में आप यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होते हुए देख सकते हो। देयर इज एन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर्स एंड वाटर, देयरफॉर ये लोग सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। और क्योंकि आपका ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने, ये दोनों नॉन पोलर हैं और नॉन पोलर वाटर से हमेशा नफरत करता है। नॉन पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर कभी सॉल्युबलाइज नहीं होते क्योंकि वाटर हमेशा पोलर होता है, और तुम्हारे अल्काइल ग्रुप हमेशा नॉन पोलर होते हैं। तो अगर तुम्हारे ईथर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगे, अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, ये बात ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन 2 रिएक्ट विद Cr2O3। अब देखो आप लोग सब जानते ही हो, Cr2O3 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
कि Cr2O3 जो होता है आपका वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर आप Cr2O3 के साथ इसको ट्रीट करोगे तो मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यहां पर क्या होगा। तो भैया ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब भी कीटोन के सामने आंसर ही बता दिया, अल्कोहल के सामने आएगा ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में बदल देगा। तो बस ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेन 2-ओन, बन गया आपका ब्यूटेन 2-ओन या ब्यूटेन 2-ओन, ब्यूटेन 2-ओल से। अब बोल रहा है अगले केस में इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करो। अब ये आपका थायोनाइल क्लोराइड है, और आप लोग सब जानते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएगा, HCl गैस बन के बाहर उड़ गई। फिर ये वाला ऑक्सीजन ये SO2 के साथ, सॉरी ये SO के साथ SO2 बन के गैस बन के बाहर उड़ जाएगा। अब यहां पर बचा केवल एक क्लोरीन जो यहां जाकर अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH, यानी 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी ये हेलो अल्केन बन गया। तो ये आपने पढ़ा भी होगा हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। थायोक्लोराइड का क्यों? क्योंकि 2 बाय प्रोडक्ट तो गैस है। बस अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो फिनॉल होता है, आपका जो फिनॉल होता है उसके अंदर रेजोनेंस चल रहा होता है। आपका जो फिनॉल होता है उसमें रेजोनेंस चल रहा होता है। रेजोनेंस चलने की वजह से, रेजोनेंस चलने की वजह से यहां यहां और यहां नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। अब समझना बात को। अब यहां पर आपके ऑक्सीजन को यह बात समझनी होती है, आपके ऑक्सीजन को यह बात समझनी होती है कि अगर मैं अपने हाइड्रोजन को बाहर लात मार के निकाल दूं, मतलब अगर मैं अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रख लूं और अगर इस हाइड्रोजन को लात मार के निकाल दूं, तो मेरे ऊपर 2 लोन पेयर तो पहले से थे, एक नया लोन पेयर आ जाने की वजह से मेरे पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब टेक्निकली मैं बन जाऊंगा यहां पर फिनॉक्साइड आयन, राइट। अब ये फिनॉक्साइड आयन बन तो गया, लेकिन अब ये ऑक्सीजन को सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपने नेगेटिव चार्ज को अपने सर पे लेकर कुछ देर तक रह सकूंगा। तो बोलेगा हां तू बिल्कुल रह सकेगा। क्यों? क्योंकि तू रेजोनेंस कर सकता है। तुरंत तू ये अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को देना जिससे कि यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, और यहां पर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस तेरा तो एक डबल बॉन्ड बन जाए और 2 लोन पेयर रह जाए और एक नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए। फिर अगले केस में ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है ही। फिर अगले केस में ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा लोन पेयर लेकर, और ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तो है ही। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका फिनॉक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल आयन हो जाएगा। मतलब फिनॉल को पता है कि अगर इस हाइड्रोजन को मैं लात मार के बाहर निकाल दूं और फिनॉक्साइड बन जाऊं तो रेजोनेंस मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब जब ये स्टेबल होगा इसका मतलब है गारंटी ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, मतलब फिनॉल अपना प्रोटॉन इजीली रिलीज कर सकता है, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की, मतलब फिनॉल तो है। अब यहां पर ये बोल रहा है पैराक्रेसॉल। गाइस पैराक्रेसॉल का मतलब होता है पैरा पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप का जुड़ जाना इस OH के। अब आप सब लोग जानते हो कि यहां पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा होता है? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग में रिलीज कर देगा। और ऊपर से फिनॉल भी बोल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन में रिंग में रिलीज करूं। अब रिंग तो बावली हो जाएगी, रिंग बोलेगी भाई ये अल्काइल ग्रुप तो लगातार मेरे में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहा है और तू बोल रहा है कि तू भी लोन पेयर ले ले, तो अब रिंग यहां पर कंफ्यूजिया जाएगी। ये रिंग एक वक्त पे या तो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगी या तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। मतलब यहां पर ऑक्सीजन इज नॉट वेरी मच फ्री, यहां पर ऑक्सीजन इतना फ्रीली अपने लोन पेयर को रिंग में नहीं डाल पा रहा है।
अब ऑक्सीजन ये बात जानता है कि अगर मैंने मेरे हाइड्रोजन को लात मार के यहां से भगा दिया तो मेरे ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा रहेगा लेकिन ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैं अपने इस नेगेटिव चार्ज को लेकर ज्यादा देर तक घूम नहीं सकता। मतलब मुझे अपने एटलीस्ट एक लोन पेयर को रिंग में डालना पड़ेगा कुछ देर के लिए, ताकि कुछ देर के लिए मैं सुकून से बिना नेगेटिव चार्ज के रहूं और कुछ देर तक मेरे ये नेगेटिव चार्ज को रिंग संभाल ले। मतलब कि इस लड़की ने बोला कि मेरे को बेबी पैदा करना है, लेकिन अगर मैं बेबी पैदा कर लूंगी तो क्या वो बेबी को संभालने के लिए मेरे घर पे कोई है? हाँ, दादी भी है, नानी भी है और पापा भी है। दादी, नानी, पापा, 3 लोग मिलकर संभालेंगे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूंगी। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन यहां पर तो क्या हुआ, यहां पर ये लेडी सोच रही है कि अगर मैंने बेबी पैदा किया तो भाई अगर उसको संभालने के लिए मैं दादी, नानी और पापा को दूंगी तो यहां पर आपकी जो नानी है वो ऑलरेडी एक बच्चा लेकर खड़ी हुई है। यानी ये वाला जो कार्बन है, आपके कार्बन के पास में ऑलरेडी कोई एक ऐसी लड़की है जो लगातार एक बेबी को तुम्हारी नानी के पास छोड़ देती है कि नानी जी आप इस बेबी को संभालना, मैं आती हूं। मतलब ये नानी की पड़ोसन है जो अपना बेबी तुम्हारी नानी घर छोड़ जाती है। तो अब तुमको परेशानी होगी, तुम बोलोगे अरे बाप रे अब तो नानी अवेलेबल ही नहीं है। और नानी जब बच्चा लेगी तो यहां पर ये पापा को भी संभालना पड़ेगा और दादी को भी संभालना पड़ेगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब यह है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाने की वजह से ऑक्सीजन इज नॉट वेरी मच फ्री टू रिलीज इट्स लोन पेयर। तो क्या वो अपने इस प्रोटॉन को रिलीज कर पाएगा इजीली? नहीं, अब वो डरेगा, वो अब डरेगा क्योंकि अब आपकी रिंग कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो जाएगी। कंपैरेटिवली वो अनस्टेबल हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ जाने की वजह से आपकी जो रिंग की एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं आपकी रिंग से एक ऐसा कंपाउंड जोड़ दूं, एक ऐसा कंपाउंड जोड़ दूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बड़ा बदमाश आदमी है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से आपके नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास आ जाएगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया, उसको इस ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया। अब ये नाइट्रोजन इस रिंग के कार्बन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो ना, इलेक्ट्रॉन दो ना। तो अब ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब रिंग बोलेगी मैं अपनी जेब में लेके थोड़ी घूमता हूं इलेक्ट्रॉन, मेरे को भी मांगना पड़ेगा कचरा सेट। तो ये बोलेगा ओके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आने दो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, आने दो भैया आने दो, क्योंकि नीचे कमी पड़ गई है, आने दो। तो अब ऑक्सीजन बोलेगा वाह यहां तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वाह यार मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं, कम ऑन। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए फ्री है, तो ये तुरंत इस हाइड्रोजन के बम पे लाद देगा, इसको निकालेगा और इलेक्ट्रॉन रिंग में रिलीज कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जो ऑक्सीजन है इट इज फ्री टू रिलीज द प्रोटॉन। तो अब और पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और क्रेसॉल में क्या है, देखिए फिनॉल में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब ये बीच का बंदर हो गया, मतलब ये फिनॉल जो है ये बीच का हो गया, है ना। तो फिनॉल की एसिडिटी मॉडरेट, हम यहां पर इसको लिख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के कि हमारा जो फिनॉल है, हमारा जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी इज मॉडरेट। फिनॉल से कम एसिडिक होगा आपका पैराक्रेसॉल, यानी पैराक्रेसॉल की एसिडिटी लीस्ट होगी। और इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कोई होगा तो वो होगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आता है इतना मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आता है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे थोड़ा बेतुका सा लगा कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ। भाई ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यहां पर कुछ नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन लगाए हुए हैं एक कार्बन से, यहां पर इनके पास में डबल बॉन्ड है। जैसे इसके पास में एसिडिक वाटर आता है, एसिडिक वाटर मतलब वाटर विद एसिड, तो अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एक्चुअली दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। जब एक ग्रुप आपके इस कंपाउंड को अप्रोच करेगा, ये दोनों कार्बन में बेचैनी हो उठेगी कि इसको रिसीव कैसे करेंगे, इसके पास तो प्लस चार्ज है, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास भिखारी है। तो अब इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन बोलेगा मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। लेट्स से ये कार्बन बोल रहा है आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस। तो ये कार्बन
इस डबल बॉन्ड को तोड़ लेगा और इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर अब तुम्हारे कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन के साथ साथ एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ये वाले कार्बन का हो गया, मतलब इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंगल बॉन्ड, अब ये कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? और ये H2O यहां से बाहर हो गया एसिडिक वाटर का, मतलब यहां पर ये हुआ होगा, यहां पर हम लोग और इस तरीके से अगर इस चीज को खेलें तो यहां पर पहले ये होगा, यहां पर पहले ये होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? देखा इसको अच्छे तरीके से? अब यहां पर आया आपका एसिडिक वाटर, HOH, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। अब ये एसिडिक वाटर क्या करेगा? ये एसिडिक वाटर इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा और इसको यहां से कर देगा बाहर। तो ये H+ बन के जाकर अटैक करेगा तुम्हारे इस पर्टिकुलर कार्बन पर। तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बन के पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे। सिंगल बॉन्ड, यहां पर केवल बचेगा CH2 विद अ प्लस चार्ज, और ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और ये लोन पेयर अपनी ओर विड्रॉ कर लिया। और 2 हाइड्रोजन पहले से मौजूद थे, एक लोन पेयर ये वाला हो गया और एक लोन पेयर ये टूट के आने की वजह से ये हो गया, तो ये बन गया वाटर। तो ये तुम्हारा CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 पॉजिटिव विद वाटर। ये तुम्हारा मैकेनिज्म बन गया। तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर खास, हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक से शो करना था, दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां वाले क्वेश्चन में तुम्हारा एक्चुअली यहां पर तुम्हें SN2 मैकेनिज्म करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर तुम्हारा HBr जो है वो SN2 मैकेनिज्म करेगा। अब यहां पर 2 ग्रुप्स अवेलेबल है, यहां पर 2 चीजें अवेलेबल है। हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2O, और ये वाला कार्बन को मैं लिख लेता हूं, दिस इज योर मिथाइल कार्बन। और ये वाला आपका जो कार्बन है, दिस इज योर प्राइमरी कार्बन। ये तुम्हारा कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये तुम्हारा प्राइमरी कार्बन की निशानी होती है। और तुम्हारा ये वाला जो कार्बन है ये तुम्हारा मिथाइल कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसके पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है। तो एज पर SN2 मैकेनिज्म हम लोग सब जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में मिथाइल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी तो ना के बराबर होते हैं, लेकिन प्राइमरी और मिथाइल ही सबसे अच्छा शो करता है। लेकिन मिथाइल और प्राइमरी में भी मिथाइल सबसे अच्छा शो करता है। तो यहां पर तुम्हारा जो HBr है, इसमें Br क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा और ये Br जाकर इस मिथाइल पर अटैक करेगा, ना कि इस प्राइमरी कार्बन पर। और ये फिर क्या होगा? ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, मतलब तुम्हारा जो कार्बन है उसके पास में 3 हाइड्रोजन तो यहां पर है, यहां से कहीं से वो जाकर घुस जाएगा और यहां पर बन जाएगा CH3Br। अब ये तुम्हारा CH3 बचाए, CH2 बचाए, CH2 बचाए और O बचाए, इसके बॉन्ड के इस प्रकार से टूट जाने की वजह से, और ये हाइड्रोजन जो है वो जाकर फिर इस ऑक्सीजन पर अटैक करवा लेगा और ये बन जाएगा अल्कोहल। तो तुम्हारा जो पहला प्रोडक्ट बन के नजर आ रहा है आप लोगों को, तो जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यहां पर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3Br अकॉर्डिंग टू द SN1 मैकेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक बार चेक कर लेते हैं, चॉक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को चॉक। यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज हो रही है। ये तुम्हारे पास में एक बेंजीन की रिंग है, इस पर्टिकुलर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 लोन पेयर के साथ और एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब आप यहां पर खुद देखो कि ये वाला जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके पास में एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, तो टेक्निकली ये वाला कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और सेकेंडरी कार्बन बहुत बुरे होते हैं SN2 मैकेनिज्म में, लेकिन ये कार्बन तुम्हारा मिथाइल कार्बन है और मिथाइल कार्बन SN2 मैकेनिज्म में बेस्ट होते हैं। तो जो तुम्हारा HBr होगा वो फिर वही करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लेगा, इसको बना लेगा H+, खुद बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बन के यहां पर अटैक करेगा
तो इसको बना लेगा CH3Br और ये हाइड्रोजन को जाकर फिर इस ऑक्सीजन पर अटैक करना पड़ेगा और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। ठीक ठीक, कोई परेशानी? तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनकर क्या नजर आया? यहां पर आपका एक प्रोडक्ट बनकर नजर आया मुझे फिनॉल और ये CH3Br के साथ निकल के बाहर हो गया। डन, क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बोर्ड एग्जाम वाले बढ़िया फंसाते हैं बच्चों को, पहले दो के अंदर स्पीड बना के तीसरे में अटका देते हैं। अब इस कंपाउंड को जरा खोल के लिखो, CH3 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 O CH2 CH3 प्लस HI। अब देखो पहली चीज समझना कि जब ये आयोडीन यहां से न्यूक्लियोफाइल बन के निकलेगा, क्या आयोडीन का साइज छोटा है? नहीं, आयोडीन का साइज बड़ा है, मतलब ये एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है। अब जब ये बल्की न्यूक्लियोफाइल चलेगा तो तुम्हारा एक तो ये कार्बन तुम्हारा प्राइमरी कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन तुम्हारा टर्शरी कार्बन हो गया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचेंगे कि आयोडीन इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, लेकिन नहीं, यहां रिएक्शन SN1 में घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारा बल्की न्यूक्लियोफाइल है, ये इतना मोटा है, ये इतना मोटा न्यूक्लियोफाइल है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, जब ये चलेगा और जब ये इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा मिथाइल की वजह से। मतलब एक बल्की न्यूक्लियोफाइल आयोडीन इस तरीके के मिथाइल्स पर काम कर सकता है, इस तरीके के मिथाइल पर काम कर सकता है, लेकिन प्राइमरी कार्बन पर इसको थोड़ी मुश्किल होती है घुसने में, क्योंकि ये मोटा है। अब सोचो ना, मोटा न्यूक्लियोफाइल चला 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 घुसने की कोशिश कर रहा है, यहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब यहां से घुसेगा इसको तकलीफ होगी। चलो ये सोचे कि मैं यहां से नहीं घुसूं, मैं यहां से घुसूं, तो भैया यहां तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, तो ऑक्सीजन इसको यहां से भी घुसने नहीं देगा। तो आयोडीन बोलेगा तुम्हारी एसी की जैसी, जाओ सालो मरो, रिएक्शन को ले जाएगा SN1 में। अब SN1 में क्या होता है कि जो तुम्हारा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में तुम्हारा ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस प्रकार से टूट जाएगा, ये अपने आप को एक टर्शियरी केटायन बना लेगा, और हम लोग जानते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जाकर अब इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और बना लेगा CH3 CH2, यानी CH3 ये हो गया, ये वाला पूरा ग्रुप हो गया CH2, और इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा है उससे बन जाएगा H। अब तुम्हारा जो केवल Br नेगेटिव इंवायरमेंट में घूम रहा है वो जाकर इस पर अटैक करेगा स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 2 में तुम्हारा जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। तो गाइस ये समझने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब SN2 लगाना है, कब SN1 लगाना है। बहुत सारे बच्चे इसमें इतने बुरे वाले कंफ्यूज होते हैं और फिर उनके नंबर नहीं आते, फिर वो सोचते कि अरे यार ये क्या करा हम लोगों ने। बट मिस्टेक हम लोग यही करते हैं और यही हमको मिस्टेक सुधारनी भी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जब हमारे सामने आता है तो हमें इन्हें यूज करना आना चाहिए। ठीक से तुम लोग नोट कर लो, मैं इसलिए स्क्रीन के सामने से हटा हुआ हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर क्या होगा पहले वाले कंपाउंड में, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन पर अटैक कर लेगा, इससे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा तो ये O नेगेटिव बन जाएगा, ये HCN टूटेगा, यहां से हाइड्रोजन इस पर अटैक कर लेगा तो ये बन जाएगा OH, और जो तुम्हारा CN बचेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक कर लेगा तो ये बन जाएगा CN। ये रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन दिख रही है मुझे क्लियरली, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन। ये Na और ये Na, Na2 बन के बाहर, ये COO और ये ऑक्सीजन CO3 बन के बाहर। अब ये हाइड्रोजन जो बचा ये यहां पर अटैक कर लेगा और इसको केवल और केवल बेंजीन रहने देगा, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन। देखो देखो भैया देखो, कुछ परेशानी आ रही हो तो पूछ लो, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डाइबल। जब डाइबल आता है तो इसको टिपिकली रिड्यूस करता है, ये है क्या, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब इस C ट्रिपल बॉन्ड N पर दो हाइड्रोजन आकर अटैच होंगे तो स्टेप नंबर 1 कुछ ऐसा नजर आता है, CH3CH
डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, राइट। ये तुम्हारा अमाइन, सॉरी, ये तुम्हारा इमाइन बन जाता है, इमाइड। अब यहां पर जब आप इसके अंदर वाटर डालेंगे H2O, तो ये दो हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर NH को NH के साथ में दो हाइड्रोजन मिलकर बन गया NH3, और ये ऑक्सीजन लग गया तुम्हारे कार्बन पर, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया तुम्हारा अल्डिहाइड। ये बन गया आपका इसका प्रोडक्ट। बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। देख लिया इसको, कोई परेशानी तो नहीं आ रही इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्का 100% क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO। हाँ, ब्यूटेनल और ब्यूटेनॉन भाई पूरी दुनिया जानती है, तो फेलिंग्स टेस्ट बोल रहा है। इसके अंदर आपको फेलिंग्स टेस्ट लगाना है। फेलिंग टेस्ट क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो 2 मोल्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस डाई पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब आप क्या करना है, आपको जो NCERT की केमिकल रिएक्शन है बस वो ऐसी की ऐसी आपको यहां पर टाप देनी है, ठीक है। चलो तो यहां पर, अच्छा एक मिनट प्लस कर दूं, यहां पर एक सिंगल प्लस चार्ज आएगा। अब यहां पर तुम्हारा जो अल्डिहाइड है वो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, तुम्हारा सिल्वर एज इट इज बाहर हो गया, तुम्हारा अमोनिया जो है 4 मोल्स अमोनिया गैस बन के बाहर हो गया, और यहां पर तुम्हारा 2 मोल्स ऑफ वाटर बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, और ये सिल्वर आने की वजह से आपका जो बीकर होगा, आपका जो बीकर होगा उस पर एक सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी, मतलब ये टेक्निकली पास हो गई। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो ब्यूटेन 2 ऑन होता है, कीटोन्स जो होते हैं दे डू नॉट फॉलोज या दे डू नॉट पास द सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट या फेलिंग टेस्ट के अंदर जो आपका फेलिंग्स रिएजेंट होता है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है, लेकिन कीटोन को नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका फेलिंग टेस्ट हो गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है। देख लो जरा इसको, देख लो, फिर मेरे को इसको एक्चुअली रब करना पड़ेगा, मुझे इसे रब करना पड़ेगा, तो जरा इसको देख लीजिए। डन। फेलिंग्स टेस्ट पास करेगा कौन? अल्डिहाइड। फेलिंग्स टेस्ट फेल करेगा कौन? कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएशन हो गया, यानी आपका जो अल्डिहाइड वाला जो बीकर है उस पर सिल्वर सिल्वर लेयर आ जाएगी फेलिंग्स टेस्ट डालने। चलो एक काम करते हैं, मिटाते नहीं है, नीचे जगह बना के लिखते हैं। बेंजेनोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बेंजेनोइक एसिड एसिडिक नेचर का है, तो अगर आप उसके साथ में NaHCO3 नाम की सॉल्ट डाल के हीट कर दो, तो यहां से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, ये एसिड होने की वजह से एक हाइड्रोजन छोड़ देगा, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ये बन जाएंगे। CO3 में से एक ऑक्सीजन जाने की वजह से यहां बचेगा CO2। अब यहां पर क्या बचा? केवल Na, तो वो Na जाकर आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोइक एसिड बना लेगा, यानी ये रिएक्शन होगी। यू विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या करेगी? इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की, आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं फिनॉल इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर। हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो फिनॉल होता है इट इज नॉट मच एसिडिक इन नेचर। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, राइट। क्यों? क्योंकि फिनॉल का H निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे वीक सॉल्ट्स के लिए, राइट। ठीक है,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो देख लो ताकि फिर हम लोग आगे आगे बढ़ सकें। चलो हाँ जी, अगला क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का पूछ रहा है, राइट द रिएक्शन फॉर सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन पास थ्रू कॉपर एट 570। ऑक्सीडेशन ही बोल रहा है कि मान लो अगर आपके पास में एक सेकेंडरी अल्कोहल है, लाइट से आपके पास CH3 CH2 नहीं CH3 CHOH CH3, मान लो आपके पास में ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सर सेकेंडरी कार्बन पहचानने का तरीका, एक ऐसा कार्बन जिसके पास में एक और दो अल्काइल ग्रुप हो, वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, उसके पास में दो अल्काइल ग्रुप हो, एक इधर और केवल एक हाइड्रोजन हो, ऐसे कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। और जिस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो तो ये पूरा का पूरा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। ये बात 1000 बार मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझा रखी। आई होप आई एक्सपेक्ट कि मेरे जितने भी गुलजारी लाल्स हैं सबको ये आनी चाहिए। अब अगर आप इसको कॉपर के ऊपर पास करते हो एट 573 केल्विन, तो यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन होता हुआ हमें नजर आता है। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब है यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल। और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा कीटोन। इट विल गोइंग टू गिव यू कीटोन। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहां से रिमूव हो जाएगी। आप चाहें तो ऐसा बाय प्रोडक्ट H2 लिखें, बिंदास लिखें, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। वापस से स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, घटिया क्वेश्चन। CH3C CH3OH CH3, ये बन गया तुम्हारा मिथाइल। सेकेंड नंबर पे लगने से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम क्या होगा 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, यानी कि 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे। यहां पर मुझे एक OCH3 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे एक OCH3 लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा मेथॉक्सी ग्रुप होगा, डाइमेथॉक्सी। पहले और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिए। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये क्या तुम्हारा 1,2 डाइमेथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Br को Cn यहां पर रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर तुम्हारा बन जाएगा CH3Cn, और इस पहली स्टेप में से KBr केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। अब LiAlH4 क्या रिडक्शन करता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आपका CH3 जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ होता है, और LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, भयानक वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन सप्लाई करता है। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को सप्लाई कर देने की वजह से ये बन जाता है CH2, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को सप्लाई करने की बन जाता है ये NH2। दिस विल बिकम अमाइन, दिस विल बिकम इथेनामाइन। और आप देख सकते हो कितनी स्मूथली हमने कार्बन का नंबर बढ़ा दिया। शुरुआत में केमिकल रिएक्शन की हमारे पास में ब्रोमोमीथेन था, हमारे पास में ब्रोमोमीथेन था। ब्रोमोमीथेन के पास हमारे पास में क्या आ गया, मीथेन 1 नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल आ गया। लेकिन मीथेन नाइट्राइल से, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, सॉरी, साइनो तो ये प्रीफिक्स में लगता है, वैसे इसको नाइट्राइल बोलते हैं अगर सफिक्स में लगाना हो तो ये तुम्हारा इथेनामाइन बन गया। और अब जब आप इस इथेनामाइन का HNO2 जैसे एसिड के साथ ट्रीटमेंट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेक्निकली यहां पर OH जाकर अटैच हो जाता है, तो दिस विल बिकम योर इथेनॉल। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा इथेनॉल। ये कन्वर्जन वाली रिएक्शंस है। अभी हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें आपको ट्रीट करवाऊं, आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप जैसे कि यहां पर आपको ब्रोमो मीथेन दे रखा है, और अगर आपको यह पूछता दैट फॉर्म ऐसा बोल सकता था ये आपको कि इथेनॉल बनाइए, प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमीथेन, तो लोग सर खुजाते हैं कि यार ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन में तो एक कार्बन है और ये बोल रहा है इथेनॉल बनाने को जिसमें 2 कार्बन, तो करे कैसे।
तो पहले आप ब्रोमोमीथेन को पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करके मीथेन नाइट्राइल बना लीजिए। मीथेन नाइट्राइल का रिडक्शन करने पर आपको 2 कार्बन वाला इथेनामाइन मिल जाएगा और इथेनामाइन को HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको CH3CH2OH मिल जाएगा। ध्यान रखना, दिस शुड बी HNO2 नॉट HNO3। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए अगला कंपाउंड हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने स्लाइड ही बड़ी कर ली। देखो अब यहां पर क्या NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और हम लोग सब जानते हैं कि जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो केवल और केवल कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, ईथर्स को या ईस्टर्स को नहीं। ये जो है ना तुम्हारा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि है सर C+O है ना, है तो सही कीटोन, इसको रिड्यूस कर दो। अरे ना मुन्ना ना, तू ध्यान से देख, COOCH3 है, ये CH2COOCH3 है भाई साहब, यहां पर कीटोन ग्रुप है ही नहीं। तो आपका NaBH4 विल नॉट रिड्यूस दिस पार्ट, ये केवल इसको रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करने का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन इसको देगा और एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को देगा। तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड मुझे ऐसा दिखने लगेगा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन के आ जाएगा OH, बाकी आपका CH2 C+O OCH3 जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यू विल ऑब्जर्व नो चेंज इन दैट। क्लियर कट बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक वाटर की वजह से क्या होगा? आप लोग सब जानते हैं कि जब आपके पास में एसिडिक वाटर होता है तो वाटर एक्चुअली HNOH होता है, HNOH होता है। अब यहां पर आप जरा देखो, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। द एडेंडम विल गो एंड अटैक द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ये था कि तुम्हारा जो OH है ना, तुम्हारा जो OH है ना, वो किस कार्बन से जुड़ेगा। कुछ बच्चों ने OH यहां जोड़ दिया था। भाई तुम क्या एंटी मार्कोनिकॉफ चल रहे हो क्या? इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक पेरोक्साइड दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे जोड़ सकते हो वो? ठीक है, चलिए तीसरा आप बताओ। यहां पर आयोडीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है। लेकिन आप लोग सब जानते हो कि प्राइमरी कार्बन वाले केस में आयोडीन जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि वो सेकेंडरी पे तो अटैक कर नहीं पाएगा। भाई आप खुद सोचो ना, ये आयोडीन जाकर इस सेकेंडरी पे अटैक कर पाएगा? नहीं, वो तो प्राइमरी पे अटैक करेगा। तो इसको तोड़ के C2H5I बन के बाहर हो जाएगा और तुम्हारा हाइड्रोजन इस पर जाकर फिनॉल बनकर चले छैया 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 चल छैया 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 करने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको यहां पर हमें मेन प्रोडक्ट्स देने हैं। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे? क्या आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? पहले वाला, क्या आप पहले वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? थोड़ा जूम करके बताया जाए क्या आपको? चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। सर ये तो अभी अभी सीख के आया था मैं कि सर अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर बल्कि है और यहां पर आपका एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या गई मालूम है? क्वेश्चन ही गलत है। क्या गुंडा बनेगा रे बुक वाला जिससे मैंने क्वेश्चन लिए? चलो बुक का नाम यहां डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बेचारे की क्यों इज्जत 4 लोगों में खराब करें। ए मजनू, साला इज्जत खराब नहीं करने का यार। तो ये अरे बाप रे, तो ये CH3 यहां लग गया, ये तुम्हारा पर्सनली कंपाउंड है। अब आप लोग सब जानते हैं कि भाई साहब टर्शरी है तो, और टर्शरी बोलता है कि मैं SN1 पाथवे में रिएक्शन को लेकर घुसूंगा। दूसरी बात ये भी समझो कि ये आयोडीन जो है ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन घुस जाएगी SN1 पाथवे में और ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। और आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं ये बन जाता हूं CH3OH। अब जो तुम्हारा आयोडीन न्यूक्लियोफाइल बन के एनवायरमेंट में घुस रहा है, ये तुम्हारी स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 पे ये इस पे जाके अटैक करेगा और आपकी स्टेप नंबर 2 में
आपको ये मिल जाएगा CH3, C I इधर जुड़ जाएगा, ये भी CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया। मिल गया आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिला कि नहीं प्रोडक्ट? अगला क्वेश्चन गाइस, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये एनसीईआरटी में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर सेकेंड वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखेगी, और इसके अंदर क्योंकि पेरोक्साइड डाला हुआ है मतलब ये एंटी मार्कोवनिकोव प्रिंसिपल के हिसाब से काम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो एडेंडम है H2O2 का जो एडेंडम है वो जाकर उस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी जो OH नेगेटिव है वो जाकर इस पर्टिकुलर कार्बन पर अटैक करेगा। तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। और यहां पर आपको कितने मोल्स मिलते हैं, अगर आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो आपको यहां पर 3 मोल्स मिलते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर सिखा रखा है इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम B2H6 बोरॉन हाइड्राइड विथ पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मुझे यहां पर अगला क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है, ये कोलबेज रिएक्शन दिख रही है मुझे, ये रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वीक न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं। दिस इज योर कोलबेज मेथड, यानी यहां पर इन्होंने फिनॉल का ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH किया है विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो करना क्या है भाई, OH अपनी जगह पर रहेगा, ये CO2 पहले COONA बना लेता है, याद करो। फिर उसके बाद में क्या होता है, आप इसको ट्रीट करते हैं एक एसिड लाइक HCl के साथ, तो NaCl बन के बाहर हो जाती है ये चीज, और ये H उस पर लग जाता है और ये बन जाता है तुम्हारा दिस कंपाउंड। समझ में आया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया, है ना? इजी एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये, पढ़ रखी है सबने, है हूं मत करना कोई भी। चलो तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू विल कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल। अच्छा तो भाई साहब अगर मैं यहां पर फिनॉल ले लूं तो ये हो गया साडा फिनॉल, और एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, ये आपका एनिसोल हो गया और ये आपका फिनॉल हो गया। सो टेक्निकली अगर यहां पर मैं फिनॉल का ट्रीटमेंट NaOH के साथ कर दूं तो यहां से वाटर बाहर हो जाएगा, OH और H, और ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, ये बन गया हमारा सोडियम इथॉक्साइड, करेक्ट? नॉट इथॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल की रिंग है ना। अब यहां पर हमको Na हटाकर CH3 लगाना, तो बस इसका ट्रीटमेंट आप CH3Br के साथ कर दीजिए, तो Na और Br, NaBr बन के बाहर हो जाएगा और CH3 लग जाएगा, बन गई आपकी रिएक्शन। सिंपल स्वीट सोबर रिएक्शन, कोई टेंशन लेने वाली बात कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक नहीं। जस्ट नोट डाउन दिस रिएक्शन। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को टुई कर देते हैं, टुई 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 टुई। जब तक लिखो मैं टुई पुई कर रहा हूं तब तक आप लोग लिखिए। आप लोग मेरी टुई पुई पर फोकस मत कीजिए, मैं पूरी इस चीज को थोड़ा सा छोटा करके, अबे यार क्या गुंडा बनेगा बे मृत्युंजय तू, यार क्या गुंडा बनेगा रे भाई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको उठा के यहां कर देते हैं ताकि अपने पास में हो जाएगा। अरे वाह, टेक्नोलॉजी माय फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ये फिनॉल प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं गाइस, चलो जो भी होगा देखेंगे। CH3 CH2 OH CH2, और ये CH रहेगा
और सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक काम करता हूं, मुझे यहां पर मिथाइल इंड्यूस करना है। अब देखो मिथाइल इंड्यूस करने की तुमको ट्रिक सिखाता हूं। पहले अब एक काम करो, यहां पर एसिडिफाइड KMnO4 डाल दो, इससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा कीटोन। अब आप एक काम कीजिए, इसमें डाल दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। हमको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है ना, तो मिथाइल ग्रुप जोड़ने की निंजा टेक्निक यही है। अब ये MgBr ऑक्सीजन पे जाके चिपक जाएगा और कार्बन इस पर जाकर चिपक जाएगा, तो ये मुझे दिखने लगेगा CH3 CO MgBr CH3 और CH3। अब अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी इसके अंदर वाटर जोड़ दूं, तो वाटर का OH इस MgBr को लेकर MgOH लेकर बाहर हो जाएगा और ये बचा हुआ एक हाइड्रोजन इस पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 COH CH3 और एक CH3। ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया ट्रिक है। और गाइस ये जो तीसरा वाला कंपाउंड है, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ में अभी अमाइंस नहीं पढ़ा है। अभी अमाइंस का वन शॉट आने वाला है, तब तो ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको जब हाउ टू कन्वर्ट अ केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे करते हैं, तब भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखो एनिलीन। गाइस एनिलीन का मतलब होता है नाइट्रोजन विथ H2 ऑन द फिनॉल रिंग, ये एनिलीन है। गाइस इस गुंडे बदमाश को एक ही जना कंट्रोल कर सकता है, NaNO2 प्लस HCl। इस गुंडे बदमाश को एक ही जना कंट्रोल कर सकता है, दैट इज NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसको डायएजोटाइजेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायएजोटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन बोल सकते हैं इसको, या इसको एक्चुअली सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर भी गिना जाता है। आपने हेलो अल्केन हेलो अरीन में सीखा होगा। तो डायएजोटाइजेशन के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव जुड़ जाता है और यहां से Cl नेगेटिव जुड़ जाता है। ये बन जाता है आपका बेंजीन। दिस बिकम्स योर बेंजीन डायअजोनियम, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। और जब आप इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहां से वाटर का H इसके Cl को लेकर HCl बन के रिएक्शन को छोड़ के भाग जाएगा। और आप लोग जानते हैं विजय माल्या के अलावा सबसे बड़ा भगोड़ा ये डायएजो ग्रुप है। नाइट्रोजन सबसे पहले भाग जाएगा। अब ये तो पूरा बिना मुंडे वाला सर हो गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा OH। वाटर का H HCl बन के निकल गया था, जो OH बचा हुआ इस पर क्या हो गया, आपकी रिएक्शन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भाग चलते हैं। भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस, भाग भाग डीके बोस डीके भाग। ओके हाँ, अब इसका क्या होगा? अब ये तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। एनाइड्रस AlCl3 आपका लुईस एसिड दिख रहा है, तो लुईस एसिड CH3Cl को इस प्रकार तोड़ देगा। CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और या तो आपके बेंजीन रिंग के आप क्या कर तो ये आपके बेंजीन रिंग के एक तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा CH3 और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। एक का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, और इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। और ये क्या है? ये वाली रिएक्शन कौन सी? क्वेश्चन नंबर 2। अबे ये सल्फोनेशन है। H2SO4 373 केल्विन पर जब आपके फिनॉल पर अटैक करेगा तो एक SO3H ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा
और एक SO3H ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप ज्यादा फेवरेबल होता है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंज सल्फोनिक एसिड, बेंज सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंज सल्फोनिक एसिड। राइट बिडू लोग, मेरे प्यारे बिडूस, राइट बिंडी मास्टर्स, ग्रेट। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब ये रिएक्शन में क्या होगा भाई? रिएक्शन बहुत इजी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। इसके अंदर आपको यहां से Na और यहां से Cl बाहर निकाल देना है, तो आपका यहां पर NaCl बाहर हो जाएगा। अभी आपका टेक्निकली C6H5 यानी बेंजीन का रिंग है, उससे O जुड़ा है, और यहां पर भी आपका C6H5 हो जाएगा। बस बन गया आपका प्रोडक्ट, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था। नॉट अ सिंगल थिंग वी हैव टू डू इन दिस। है ना इजी क्वेश्चन? मतलब आप देखो हमने करा क्या, कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, सिंपल सोबर रिएक्शन थी, उसको जोड़ दी। ऐसे दूसरी वाली करके देखो, ये रिएक्शन तुम्हारे पास में 3 से 4 बार आ चुकी है। ये रिएक्शन आपके पास में लगभग 3 से 4 बार आ चुकी है। इसके अंदर आपको आयोडीन, जो आपका बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, उसको कहीं पर जोड़ना है। कहां जोड़ोगे इसको? कहां जोड़ोगे इसको भाई साहब? आयोडीन कहां जोड़ोगे? चलो बहुत टाइम दे दिया मैंने। आयोडीन जाकर कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन मिथाइल टाइप का है, और ये क्योंकि सेकेंडरी है, तो ये SN1 मैकेनिज्म में भी इतना अच्छा शो नहीं कर पाएगा। तो बस ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तुम्हारे बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ गया, यानी ये फिनॉल बन गया, और CH3I बाहर हो गया। क्या करना था इसके अंदर? कुछ अलग से करना था क्या? बहुत बड़ी चीज करनी थी क्या? कुछ भी नहीं करना था, लिटरली इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हाउ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इज सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल। अगर आपके पास में CH3 CH2 CH2OH है, और अगर आपके पास में इसके 2 मोल्स हैं, तो आप इससे क्या बनाना चाहते हो? आप इससे प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, आप इससे प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना चाहते हो। यानी इसको आपको 413 केल्विन पर हीट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी टेक्निकली ये रिएक्शन हो गई विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये टेक्निकली आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या मैंने बिल्कुल ठीक बोला? बोला कि नहीं बोला? चलिए अब आपसे एक्चुअली इसका मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो ठीक है, काम की बात करते हैं साहब। पहले हम लोग यहां पर CH3 CH2 OH इस प्रकार ले लेते हैं, राइट। हमने पहले अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब पहले अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ हम लोग यहां पर क्या गेम खेलें? सर आप एक काम करो, क्योंकि आपने यहां पर एसिड का इस्तेमाल करा है, तो आप एसिड का यूज करो, मजे लो जीवन में, ठीक है। ये एसिड जो डाला है, ये आ गया रोते रोते, इसके बाद में मदद करो मदद करो, तो ये प्रोटॉन के ऊपर ये अटैक करेगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 OHH, और एक लोन पेयर बचेगा, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन बोलेगा गलती कर दी गलती कर दी, अब क्या करूं अब क्या करूं अब क्या करूं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा? यहां पर अब आपका आ जाएगा OH CH2 CH3, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल। जैसे ये ऑक्सीजन इससे अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इस लोन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करके, ये बन जाएगा आपका वाटर, ये H2O बाहर। आप यहां पर देखें, ये वाला H2 आपको बाहर होता हुआ नजर आ रहा है।
अब ये जो आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि अब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इसका जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का और ये ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन ने विड्रॉ कर लिया। तो अब जब ये जुड़ जाएगा इससे तो ये नजर आएगा मुझे, देखिए CH3 CH2, इससे कौन जुड़ गया, उससे ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अब यहां पर बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, तो ऑक्सीजन के पास में केवल एक ही लोन पेयर बचा और यहां पर आ गया ऑक्सीजन पर एक बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 ये रहा और ये CH3 ये रहा। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गई। अब क्या होगा, अब आपको स्टेप नंबर 3 फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम लोगों को हमारे हाइड्रोजन के जीवन के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन के BPL करना पड़ेगी, बोले तो इसके बम पे लात देनी पड़ेगी। अब ये प्रोटॉन बन के बाहर भाग गया, अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये किसी दूसरे अल्कोहल का जीवन खराब करेगा। अभी तो मेरा जीवन खराब हो गया पेन गिरा गिरा के। हाँ, अब यहां पर जैसे ऑक्सीजन ने ये विड्रॉ कर लिया इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ, क्या दिखने लग रहा है, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया इथॉक्सी इथेन। अब हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया। एक काम करते हैं, हम हमारी गलती सुधार देते हैं बिना टेंशन लिए। हम यहां पर इसको कर देते हैं इस प्रकार से, सब जगह से हम इसका एक एक कार्बन हम हर जगह बढ़ा देते हैं ताकि हम लोगों का जो आंसर है वो ठीक से आ जाए। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहां पर CH2 कर देते हैं और यहां पर CH3 लगा देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन 1 ऑल। तो यहां पर भी ये CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3, यहां पर भी CH2 CH3 हो गया, यहां पर भी CH2 CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, यहां पर भी CH2 CH3 लगा दिया, CH2 CH2 CH3 के लिए ये तुम्हारा बन गया प्रोपेन 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, राइट। मतलब कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैंने मैकेनिज्म करा यही आपको करना था, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो अल्टीमेटली आपकी रिएक्शन आपको कुछ ऐसी नजर आने लगेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन कुछ कन्वर्जन आप लोगों को यहां पर दे रखे। पहला कन्वर्जन आपसे पूछा जा रहा है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम इसके अंदर डाल देते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इससे पानी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड नहीं है, पानी का OH जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा है, तो बन जाएगा CH3 CH OH CH3, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन टू ऑल। दूसरा, अगर आपके पास में इथाइल यानी CH3 CH2, मैग्नीशियम यानी Mg, क्लोराइड है, आपको इससे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। अब देखो प्रोपेन बनाना है आपको, प्रोपेन 1 ऑल। अब क्योंकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी इथाइल है, मतलब तुमको सिर्फ एक कार्बन वाले कंपाउंड की जरूरत है। और हम लोग सब ये पढ़ चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्डिहाइड से आप लोग अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सीखा था अल्डिहाइड की, और अल्कोहल में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड सीखा था। तो ये दोनों ही रिएक्शन हमें बताती है कि अगर मैं यहां पर एक C डबल बॉन्ड O H ले लूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका MgCl इस पर अटैक करेगा और आपका ये वाला कार्बन इस पर अटैक करेगा। तो ये क्या नजर आने लगेगा मुझे, देखिए CH3 CH2, अब ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन को मैं मिलाकर लिख रहा हूं CH2, और यहां पर मैं ऑक्सीजन के साथ लिख रहा हूं O MgCl। अब मुझे यहां पर क्या करना है, अब मुझे यहां पर इसका केवल और केवल हाइड्रोलिसिस करना है, यानी वाटर मिलाना है। तो वाटर का H इसे ऐसे तोड़ देगा और ये दिखने लगेगा मुझे CH3 CH2 CH2 OH, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन 1 ऑल, और आपका Mg OHX इस प्रकार से बाहर हो गया। ठीक है, कोई परेशानी इसको रिएक्शन के अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? लग रहा है ना इजी? जब सब आता हो तो इजी लगता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, एसीटोन
ठीक है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इससे आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो तुम्हारे पास में यहां पर एसीटोन में 3 कार्बन तो है, आपको टेक्निकली एक कार्बन और बढ़ाना है, तो वो एक कार्बन में CH3 MgBr से बढ़ा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या होगा आपका MgBr जाकर इस पर अटैक करेगा, CH3 इस पर अटैक करेगा। तो देखो आ गई आपकी रिएक्शन, यहां पर आपका CH3 जुड़ गया, यहां पर आपका CH3 है, ये हो गया O MgBr। जैसे आपने इसमें वाटर डाला तो ये Mg वाटर का OH और Br यहां आ गया, वाटर का जो बचा हुआ H है उसने ऑक्सीजन पर अटैक किया, ये बन गया CH3 COH CH3 CH3। जरा आप इस कार्बन पर फोकस करो जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब डेफिनेटली ये कार्बन आपका टर्शरी कार्बन हो गया, इसलिए इसके नाम में आ गया टर्शरी। 1 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, ये आ गया ब्यूटाइल और ये अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया, फिनिश, डन, खत्म, बर्बाद। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू गाइज हैव? पक्की बात? चलिए गाइज, तो विद दिस हम लोगों ने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस देखे अल्कोहल फिनॉल ईथर के। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQs करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा 15 तारीख तक सारे PYQs आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स का 1 शॉट भी डाल दिया जाएगा। 12th 15 तारीख के पहले पहले मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में। ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस चैनल को शेयर करते रहना। मिलता हूं अगली क्लास में गाइस, चलो बाय बाय।